हेलो एवरीवन। सीए इंटर सीए फाइनल नवंबर 23 के एग्जाम्स का रिजल्ट अब फाइनली आ चुका है। स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात इतनी कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट परसेंटेज के फॉर्म में कितना आया है कितना नहीं आया है ये सब आप जानते हो। यहाँ पर ये मैसेज दो बच्चों के लिए है। एक ऐसे बच्चे जिनका नवंबर 23 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेट रहे वो बच्चे और अब वो मई 24 प्लान करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम वो बच्चे जिनका कोई अभी नवंबर 23 में रिजल्ट पेंडिंग नहीं था बट वो मई 24 में प्लान करना चाहते हैं। मतलब कुल मिला के ये वीडियो उन सभी सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए है जो मई 24 को प्लान कर रहे हैं, चाहे उनका रिजल्ट अभी अनफॉर्चुनेट रहा हो, चाहे वो फर्स्ट अभी अटेम्प्ट देने वाले हो मई 24 में। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका नवंबर 23 में क्लियर नहीं हुआ, बच्चों आगे बढ़ना पड़ेगा, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। देखिए हमारे पास एक ये चॉइस है कि हम 2-4 दिन थोड़ा सा सेंटिमेंटल होके अपना दिमाग खराब करें, हम अपनी नेगेटिविटी में बने रहें, हम सोशल मीडिया बहुत सारा चलाएं, हम स्क्रोलिंग करते रहें और हम बहुत सारे रिजल्ट देखते रहें, हम सबके स्टेटस देखते रहें और उससे हम अपना दिल जलाएं। कुछ मिलेगा आपको? नहीं मिलने वाला, ठीक है। बल्कि अब अपने पास जो दूसरा चॉइस है वो ये है कि हम 2-3 दिन रिलैक्स करें, अच्छे लोगों की कंपनी में साथ रहें, हमें जो मोटिवेट कर सकते हैं हम उनके साथ रहें, ठीक है। और 2-3 दिन बाद अच्छे से ठंडे दिमाग से ये सोचें कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं। सर हमसे कोई गलतियां नहीं हुई है, ठीक है बेटा आपसे कोई गलतियां नहीं हुई है, मे भी शायद 1% ही सही हो सकता है कहीं कुछ कमी रह गई होगी, हमें उनको फाइंड आउट करना है। हो सकता है पिछले एग्जाम टाइम में हमने कुछ कमी रह गई थी, हमने कुछ चीज़ें पूरी नहीं की थी, कुछ काम रह गया था, पढ़ना रह गया था, उस पर काम करना है। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा नहीं है उस पर काम करना है। हो सकता है प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई थी, राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई थी, उस पर काम करना है। तो देखिए आप डिजर्विंग हो, आप 100% डिजर्विंग हो, बिकॉज आप भी भगवान के अच्छे बच्चे हो। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है, बट शायद ये जो टाइम है इस टाइम पे उन्होंने आपके लिए नहीं सोचा होगा, आपके लिए कुछ बेहतर दूसरे टाइम पे सोच के रखा होगा, ठीक है। तो ये सोचते हुए आपको आगे बढ़ना है, डोंट लूज होप। और स्पेशली जितने फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट यहां पर आके इतने टाइम तक अपना टाइम इतना ज्यादा स्पेंड करके सीए में अब हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, हमें आगे देखना है, क्योंकि यहां सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। न्यू सिलेबस मई 24 अटेम्प्ट। In this May 24 attempt, मैं आपको बता रहा हूं, इंस्टीट्यूट इज नॉट गोइंग टू चेक योर डिटेल, योर इन डेप्थ नॉलेज। मैं आपको बता रहा हूं एज पर द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ 10 to 15 ईयर्स, जब कोर्स चेंज हुआ है स्टार्टिंग के 1 से 2 अटेम्प्ट बहुत प्यारे आते हैं। इंस्टीट्यूट आपको ज्यादा डिटेल में चेक नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात, एफआर का पेपर नवंबर 23 का कैसा आया ये आपको पता है, मेरे को पता है, सबको पता है, पर बार बार इसके ऊपर गाना गाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर हमेशा ऐसे आएगा और पेपर इस तरीके से अगले अटेम्प्ट में भी आएगा, ऐसा नहीं है। हर अटेम्प्ट में चीजें अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। सो प्लीज कॉन्फिडेंट, मैं आपके साथ हूं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि सर एफआर की स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले सर हाउ टू स्टार्ट एफआर को मैं कैसे स्टार्ट करूं। मैं आपके सामने एफआर का 15 डेज स्ट्रेटजी आपके सामने बना देता हूं। ये जो शीट है ये शीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। दोनों का लिंक आपको डाउनलोड में मिल जाएगा, इस डिस्क्रिप्शन के उसमें मिल जाएगा। आप यहां पर एफआर को इस तरीके से इस सीक्वेंस में आप स्टार्ट कर सकते हो। सीक्वेंस में आपको शॉर्ट में बताऊंगा। टॉपिक जैसे असेट लायबिलिटी बेस्ड टॉपिक्स हैं उनका 20 मार्क्स का वेटेज है और उसके लिए कितने आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स अलॉटेड है मैंने लिख दिए हैं। फिर उसके बाद बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, एसोसिएट, जेवी 15 मार्क्स का अप्रॉक्स वेटेज होने वाला है, कितना घंटा देना है वो मैंने लिख दिया है। उसके बाद स्पेशल इंडेस की अगर बात करें तो स्पेशल इंडेस में 7, 12, 20, 21, 33 ये अच्छा खासा कवर होता है। 18 मार्क्स का नंबर ऑफ आवर्स दे दिए हैं। फोर्थ कैटेगरी है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अच्छी कैटेगरी है, आप जानते हो 12 मार्क्स अप्रॉक्स रहेगा इस बार। उसके हिसाब से आप बात कर सकते हो यहां पर कितने घंटे देने हैं। वैसे ही फिर रेवेन्यू बेस्ड कैटेगरी हो गई और सबसे लास्ट में रिमेनिंग टॉपिक्स हो गए। आमतौर पर देखे गया है कि बच्चा रिमेनिंग टॉपिक्स को ज्यादा टाइम नहीं देता है, स्पेशली बस ऊपर से रीड करके चला जाता है। आप मार्क्स देख लो, बहुत तकलीफ में आ सकते हो सकता है शायद पिछले अटेम्प्ट में जो आपके मार्क्स ऊपर नीचे हुए हैं शायद इसकी वजह से थोड़े बहुत हुए होंगे। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस थिंग ऑल्सो। मैं तो कहूंगा कि उल्टा पहले इस चीज से शुरू करो। ये जरूरी नहीं कि आपको इसी सीक्वेंस में करना है, मैंने आपके सामने दिया है। अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अगर आपको ये लास्ट वाला पॉइंट्स अच्छे से नहीं आता है तो आपको मैं बोलूंगा कि पहले यहीं से शुरू करो, क्योंकि होता यह है कि एफआर एक बहुत ज्यादा लेंदी सब्जेक्ट है, तो लास्ट में आते आते हम थक जाते हैं और इन टॉपिक्स को हम इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि इन टॉपिक्स को पहले कर सकते हो तो पहले कर लेना।
कुल मिला के अगर आप 10 घंटे भी दिन भर में निकालते हो पर सब्जेक्ट वाइज, तो आपका 15 डेज के अंदर अंदर पूरा अच्छे से एफआर हो जाएगा। अब मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आप 10 दिन निकालिए, आप 20 दिन निकालोगे तो आपका कुल मिला के 30 दिन में हो जाएगा। तो 15 डेज इज फॉर द 10 आवर्स इफेक्टिवली इन अ डे। बट अगर आप दो सब्जेक्ट करते हो एक दिन में 5 घंटे के हिसाब से, तो आपका वो फिर बढ़ जाएगा, फिर उस हिसाब से हो जाएगा, आपका 30 डेज हो जाएगा। तो दिस इज द आइडियल सीक्वेंस। एक्सेप्शन ये है कि अगर तुम लोग इसमें अच्छे से नहीं कर पाए हो आज तक, तो ये वाली चीज पहले उठा लो। तो ये था तुम्हारा पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर हाउ टू स्टार्ट एफआर। अभी इसमें और सारी चीजों का डाउट है कि सर थ्योरी को कैसे हैंडल करें। सर थ्योरी स्पेशली इंड एएस 115 उसको कैसे हैंडल करें, और उससे इर्द गिर्द बाकी थ्योरी टॉपिक्स को सर कैसे हैंडल करें। देखो थ्योरी टॉपिक्स की ना एक खासियत यह है, आपको अगर उसको हैंडल करना है कि उसकी खासियत यह है, तो आपके पास जितना भी थ्योरी टॉपिक्स का मटेरियल है, कंटेंट है, जितने भी क्वेश्चंस हैं एक साथ, उनकी कम से कम 40 से 50% की राइटिंग प्रैक्टिस करो। 40 से 50% की राइटिंग प्रैक्टिस आपको मस्ट है। आप डरते हो, पता नहीं एक डर रहता है बच्चों में, जब क्वेश्चन प्रैक्टिकल आता है ना तो हम सॉल्व कर लेते हैं, पर जब थ्योरेटिकल आता है ना तो मन नहीं करता है कि हम उसको सॉल्व करें, और मन करता भी तो हमें मन ही मन में डर लगता है कि अरे यार मैं अच्छे से लिख नहीं पाऊंगा। एग्जाम में अच्छे से नहीं लिख पाओगे तो तकलीफ है, पर अगर एग्जाम से पहले ये सब प्रैक्टिस कर लोगे और 4 बार 5 बार गंदा लिखोगे तो छठी बार तो कुछ ना कुछ तो अच्छा लिखोगे ना। एटलीस्ट कुछ तो इंप्रूवमेंट आएगा ना यार, हम इंसान है, कुछ तो इंप्रूवमेंट आएगा, पर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि थ्योरी टॉपिक्स को 100% राइटिंग में लेके आओ, 40-50% राइटिंग में लेके आओ। जब 40-50% राइटिंग में लेके आओगे तो धीरे धीरे आपकी राइटिंग स्किल्स थोड़ी सी डेवलप होंगी। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ये वाले थ्योरेटिकल टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है। ये जो है ना, ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर हुए हैं? 115, 8, 10, 24, 34, 37, 38, 40, 41, 101, 108, 111, 113, थ्योरी पोर्शन ऑफ 1083 एंड 110। 110 और 103 का थ्योरी पोर्शन, जैसे कि बिजनेस वर्सेस एसेट एक्विजिशन में केस स्टडी आ सकती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो थ्योरी को आपको इसी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, कोई बेटा शॉर्टकट नहीं है। आपको मैं सच्ची बता दूं, दुनिया के किसी भी फैकल्टी से पूछ लो, दुनिया के किसी भी इंसान से पूछ लो, आपको हर कोई यही बोलेगा कि बेटा तेरे को थ्योरी में राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे तुम ऑडिट को डील करते हो राइटिंग प्रैक्टिस करते वक्त, वैसे ही तुम्हें इसको डील करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, एफआर का जब नवंबर 23 का अटेम्प्ट आया था, पेपर आया था, उसमें 2 से 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो अनप्रिडिक्टेबल थे, या पूरा क्वेश्चन दे दिया, उसमें 2-3 पॉइंट ऐसे आ गए कि यार अरे शट, दिमाग खराब हो गया। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता, कुछ लोग कह रहे थे ये बन ही नहीं सकता। ऐसा नहीं था। एक्चुअली वही क्वेश्चन अगर बच्चा घर पे बैठ के करता, सुकून से करता, ठंडे दिमाग से करता, तो वो क्वेश्चन आराम से बन जाता। चाहे वो फिर कंसोलिडेशन का एक अच्छा वाला क्वेश्चन जो आया था वो हो, चाहे फिर वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मॉडिफिकेशन एक्सटिंग्विशमेंट का क्वेश्चन आया था वो हो, चाहे फिर 116 का लीजेस का कंसेप्ट का क्वेश्चन आया था वो हो। पॉइंट ये थी कि वहां क्या होता है ना, 3 घंटे में हम पैनिक कर जाते हैं। अब पैनिक कर जाते हैं इसीलिए हमें लगता है कि यार अब हमसे नहीं बनेगा। उसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम एज ए स्टूडेंट ये मान चुके हैं कि इंस्टीट्यूट ने जो मटेरियल हमें दिया है, मतलब एसएम दिया है, आरटीपी वगैरह दिया है, या टीचर ने अपनी क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं, बस उतने में से ही पेपर बनना चाहिए। गाइस, हम सबकी एक लिमिटेशन है, आईसीआई की एक लिमिटेशन है, टीचर्स की भी लिमिटेशन है कि आपको सब कुछ नहीं करवाया जा सकता। सब कुछ मतलब हम वही करवा सकते हैं जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है या जो हमारे दिमाग में चल रहा है। जैसे मेरे स्टूडेंट है, उनको पता होगा कि मैं उनको अपनी क्लास में बहुत सारे नए नए टाइप के एग्जांपल्स बना के देता हूं, बट इसका मतलब ये नहीं ना कि मान लो मैंने उनको अपनी क्लास में 10 एग्जांपल्स बना के दिए तो 10 में से ही आ जाएगा। हो सकता है 11वां एग्जांपल किसी और के दिमाग में चल रहा था, वो आ गया, वैसी चीज आ गई। ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले अपनी मेंटलिटी चेंज करिए कि जितना हम पढ़ के गए हैं उसमें से ही आएगा। अगर आप ये मेंटलिटी चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास एग्जाम के अंदर, एग्जाम हॉल में आपके पास एक एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी कि यार हो सकता है शायद 1-2 क्वेश्चन नए आ जाएं जिसको मुझे करना पड़ जाए। तो ये एक्सेप्टेबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी। ये एक्सेप्टेबिलिटी कैसे आएगी? मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके। अब वो जमाना गया कि आप बस एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, या कुछ अपन ने क्वेश्चंस को रट लिया और वो एक वैसे के वैसे क्वेश्चंस अपन छाप के आ गए। जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके डिटेल में क्लियर होंगे उतना आपको फायदा होगा हर एक क्वेश्चन करने में। तो अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। सिर्फ प्रैक्टिस तो जरूरी है, पर सिर्फ प्रैक्टिस के बेसिस पर हम कुछ नहीं कर सकते। शॉर्ट में पढ़ के रिविजन्स के बेसिस पर नहीं कर सकते। हमें डिटेल कंसेप्ट वाइज नॉलेज ओरिएंटेड क्लास हमें पढ़ना पड़ेगा।
तो थ्योरी की बात मैंने आपसे कर ली। अब बात करते हैं सर न्यू टॉपिक्स और अमेंडमेंट्स। इंड एएस में एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है, लास्ट से अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं है। हाँ, 2 टॉपिक नए आए हैं, वो 2 टॉपिक ये वाले हैं, एथिकल ड्यूटी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी। दोनों टॉपिक का वेटेज 5-5 मार्क्स का है। एथिकल ड्यूटी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट की मैक्स टू मैक्स 2 या 3 क्लासेस होंगी और अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी की भी मैक्स टू मैक्स 2 या 3 क्लासेस होंगी। दोनों क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी बोल रहा हूं, जनवरी एंड तक आपको इन दोनों की क्लासेस यूट्यूब पे मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो ये है न्यू टॉपिक, इसको लेकर टेंशन मत करो। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सर हम एमसीक्यूज और केस स्टडीज कैसे कवर करें। सबसे पहले तो आईसीआई का बीओएस ऐप, आईसीएआई का बीओएस ऐप डाउनलोड कर लो। आईसीआई ने हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज डाले हैं, कुछ कुछ केस स्टडीज डाली हैं। एफआर में उन्होंने 7 से 8 केस स्टडीज भी डाल दी हैं। जैसे जैसे आप एक एक चैप्टर करते जाओ या 2-2, 4-4 चैप्टर करते जाओ, उनके एमसीक्यूज अटेंड करते जाओ। ये नहीं कह रहा हूं कि उनके एमसीक्यूज बहुत अच्छे हैं, सिर्फ 25% एमसीक्यूज अच्छे हैं, 75% एमसीक्यूज ठीक ठाक है। देख के लग रहा है कि यार ऐसा लेवल इंस्टीट्यूट एग्जाम में शायद नहीं देगा, इससे ऊपर का लेवल देगा, पर केस स्टडीज अच्छी हैं। उन्होंने एग्जिस्टिंग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से ही उन्होंने केस स्टडीज बनाई हैं। अब मेरी तरफ से आपको क्या मिलने वाला है, बहुत ही जल्द हमारे एमसीक्यूज पे तो काम ऑलरेडी चल रहा है, केस स्टडीज पे काम चल रहा है। और अब मैंने ये तय किया है कि ऐसा नहीं करूंगा कि मैं पूरा एमसीक्यू का और केस स्टडी का काम कर लूं फिर आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको बहुत ही जल्द एक गूगल ड्राइव लिंक देने वाला हूं जो कि फ्री रहेगी सबके लिए। उस गूगल ड्राइव के लिंक के अंदर चैप्टर वाइज पीडीएफ फाइल्स होंगी एमसीक्यूज और केस स्टडीज की, और उसी में करेक्ट आंसर्स भी आपको लास्ट में दिख जाएंगे। तो आपको जैसे जैसे मिलते जाएंगे उस ड्राइव पे अपलोड हम करते जाएंगे। यह मान लो कि आज के दिन में मैंने जितने एमसीक्यू बनाए उस ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ होता जाएगा, बहुत ही जल्द वो आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक कहां मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और उसके लिए आपको टेलीग्राम अटेंड करके रखना है, और यूट्यूब पे भी मैं आगे चल के अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो केस स्टडीज और एमसीक्यूज, जो अच्छे वाले केस स्टडीज और एमसीक्यूज होते हैं, जो लेवल वाले होते हैं, उसको हम प्रोवाइड करेंगे अपने स्टूडेंट्स को। उसको लेकर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ये जो पोर्शन आपका है, ये पोर्शन आप वैसे भी अच्छा कर सकते हो अगर आपने डिस्क्रिप्टिव पर ध्यान दिया, अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दिया, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। ये पोर्शन आप आराम से कर लोगे, मेरी तरफ से आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। एक बेसिक क्वेरी बहुत सारी आ रही है मेरे टेलीग्राम चैनल पे कि सर आई हैव ओल्ड बुक्स, मैं क्या करूं, ओल्ड बुक्स के साथ कंटिन्यू करूं कि न्यू के साथ करूं। अभी मैं आपको अपनी बुक्स दिखा देता हूं कि कौन सी बुक्स अभी जो बिल्कुल ही न्यू है, जो अभी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं अभी करंटली बच्चों को। ये तो चार्ट बुक है। ये चार्ट बुक अगर आपके पास आज से आपने 1 साल 2 साल पहले भी खरीदी थी तो चलेगा, चार्ट बुक बदलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी चार्ट बुक आपको एग्जाम टाइम में बहुत काम आती है। सारे इंड एएस वगैरह रिवीजन फॉर्म में, चार्ट्स फॉर्म में है, तो वो आप रिवीजन के टाइम पर कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई चार्ट बुक, ये अवेलेबल है, जिनके पास नहीं है वो खरीद सकता है। अब आते हैं सर क्वेश्चन बैंक में सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी समस्या है क्वेश्चन बैंक का। ये जो है ना, ये वर्जन 5.0 है अभी का लेटेस्ट, जिसके अंदर आईसीएआई के सारे एसएम, आरटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स, एमटीपी सारे क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज है, क्लासिफिकेशन वाइज है, अलग अलग कैटेगरी वाइज है, बेसिक हाई उसमें भी अलग अलग कैटेगरी वाइज है, अलग अलग चीज वाइज है, और उसमें क्यूआर कोड दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस के बगल में क्यूआर कोड देना पॉसिबल नहीं है, पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बगल में क्यूआर कोड दिए हैं। अगर आपके पास ये बुक नहीं है, या अगर आपको नीड है कि एफआर में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, तो ये बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ले सकते हो। इवन मेरे ही स्टूडेंट्स जिनके पास क्वेश्चन बैंक कंपाइलर पुराना है, जैसे कि 3.0 है, 4.0 है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप वो नया खरीदो। स्पेशली मैंने अभी उसको डिस्काउंट पे ही रखा है, जब से मैंने इसको लॉन्च किया है मैंने तब से इसको डिस्काउंट पे रखा है। इसकी रियल जो प्राइस है, कायदे से जो मुझे इसको सेल करना चाहिए, वो 2200 रुपीज का, क्योंकि इसमें मैंने क्यूआर कोड क्वेश्चंस डाले। पर मैं अभी उस चीज का नहीं सोच रहा हूं, जो एक नॉर्मल एक डिस्काउंटेड प्राइस होना चाहिए, जो अगर आप देखोगे तो बाकी फैकल्टीज के क्वेश्चन बैंक उनमें क्यूआर कोड है भी नहीं, उनका प्राइस और अपना प्राइस एक ही है। तो ये क्वेश्चन बैंक क्यूआर कोड बेसिकली आपको 1200 में पड़ जाएगा, वो आप खरीद सकते हो अपने नीड के हिसाब से। क्योंकि बुक पे बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि सर मैं बुक चेंज करूंगी नहीं, तो क्वेश्चन बैंक तुम्हें चेंज करना चाहिए अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक अपडेटेड नहीं है। इस क्वेश्चन बैंक की सबसे बड़ी खासियत है क्यूआर कोड, मतलब फ्री वीडियो सॉल्यूशंस, बहुत सारे क्वेश्चंस के बगल में क्यूआर कोड तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई एक बुक। फिर आते हैं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बुक। तो ये जो बुक है, ये इंड एएस कॉन्सेप्ट बुक है, ये न्यू बुक है। अब इस बुक में कुछ नया एडिशन किया है क्या? अगर किसी बच्चे के पास मेरे पुराने मॉड्यूल्स हैं तो वो चल जाएंगे कि नहीं? यहां मैं बोलूंगा कि मेरे ही जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले 1 साल के अंदर अगर क्लासेस ली हैं, या 1-1.5 साल में जिन्होंने रेगुलर बैचेस लिए, उनके पास मॉड्यूल्स है तो वो उनका चल जाएगा, उनको लेने की जरूरत नहीं है। पर मैंने इसमें नया क्या डाला है? मैंने इसमें नया डाला है कई सारे
कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जांपल्स और कई सारे एग्जाम ओरिएंटेड एग्जांपल्स, मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की जरूरत पड़ती है, चाहे वो बड़े बड़े टॉपिक कोई भी हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो, कंसोलिडेशन हो, उसके बाद आपका 116 लीजेस हो, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स डालें। तो खाली खाली कॉन्सेप्ट के लिए ये बुक अकेली काफी नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जांपल्स है, इसीलिए ये बुक बहुत स्पेशल है। अगर ऑलरेडी तुम्हारे पास सफिशिएंट मटेरियल है कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग तो भले लेने की जरूरत नहीं है, पर वो बच्चे जो अपना कॉन्सेप्चुअल मटेरियल भी चेंज करना चाहते हैं तो ये बुक डेफिनेटली उनके लिए रिकमेंडेड है, आप ले सकते हो अभी उसको, अभी आप ये अवेलेबल है डिस्काउंटेड प्राइस पर। तो ये एक बेसिक क्वेरी आ रही थी कि सर मुझे बुक्स चेंज करने चाहिए कि नहीं। फिर से बता दूं, क्वेश्चन बैंक तो कायदे से वर्जन 5.0 तुम्हारे पास होना चाहिए अगर तुम्हारे पास पुराने बुक्स हैं तो, ठीक है। अब आते हैं सर आपका एफआर के बैचेस कौन कौन से हैं। एक तो हमारा ईओ बैच है जो बिल्कुल ही नया नया ताजा ताजा बैच है, उसमें आप ले सकते हो, ठीक है। तो ईओ बैच से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ मतलब सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। ईओ बैच में हम हालांकि कंपाइलर नहीं दे रहे हैं क्योंकि ईओ बैच को हमने लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स में हमें उसको कंपाइल करना होता है, पर अगर ईओ बैच में मैंने ये भी बोला हुआ है कि अगर आपको मेरे साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप कंपाइलर अलग से परचेज कर सकते हो उतने प्राइस पर, तो आपको हो जाएगा मैनेज। अब इसके अलावा बहुत सारे बच्चों की क्वेरी ये आती है कि सर हमें एफआर के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और इसके अलावा बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन वाला जो ओवरऑल चैप्टर है जिसमें ज्वाइंट वेंचर हो गया, एसोसिएट हो गया, सर इन दो टॉपिक में हमें सबसे बड़ी समस्या है, हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो सर इनका सेपरेट बैचेस अवेलेबल है क्या? तो यस, इनका सेपरेट बैचेस बहुत ही जल्द 2 से 3 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। सेपरेट बैचेस अवेलेबल होगा बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, अलोंग विथ हार्ड कॉपी मटेरियल। इसी यही वाला मटेरियल मतलब क्वेश्चन बैंक का ही, उस पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन बैंक और उस पर्टिकुलर चैप्टर का कॉन्सेप्ट बुक वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, चार्ट बुक नहीं होगी उसमें अवेलेबल। तो ये डेफिनेटली आपको पार्ट अवेलेबल हो जाएगा, बहुत दिन नहीं लगेंगे, इसमें 2-3 दिन में अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी सर नए रिवीजन वीडियोस आएंगे क्या? डेफिनेटली आएंगे। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी से ही रिवीजन स्टार्ट करना चाहते हो और अगर आपको वेट नहीं करना है तो यहां पर मैंने अपने एग्जिस्टिंग रिवीजन वीडियो रिवीजन का प्लेलिस्ट ऑलरेडी दे दिया है, आप वो भी रेफर कर सकते हो। दैट इज इक्वली एप्लीकेबल क्योंकि इंडियस में और कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, बट फिर भी अगर आपका अभी रिवीजन का प्लान नहीं है, अभी आपका रिवीजन का सेल्फ रिवीजन का प्लान है, वीडियोस देखने का प्लान नहीं है, बाद में प्लान है, तो आप वेट कर सकते हो। जनवरी एंड से आपको मेरे नए रिवीजन वीडियोस आएंगे और एमसीक्यूज तो डेफिनेटली मैंने आपको बताई दिए और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी वीडियो सेशंस आएंगे, ठीक है। तो ये था पूरा एक ओवरऑल सिचुएशन एफआर को लेकर। एफआर हमें कैसे करना चाहिए मैंने पूरा आपको सीक्वेंस बता दिया है। हर चैप्टर की राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, यही सबसे बड़ा गोल्डन रूल है आपको एफआर क्लियर करने का, और कुछ भी नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट गाइस। अगर शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे, मैराथन रिवीजन को पहले प्रायोरिटी दोगे तो तकलीफ में आओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैराथन रिवीजन मत देखो, ये सब लास्ट के काम होते हैं। मैराथन रिवीजन तब देखना चाहिए जब आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी होती है। आई बिलीव अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए या फिर आपके फ्रेंड के लिए बहुत जरूरी है तो आप अपने फ्रेंड तक जरूर पहुंचाना, और प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको लगता है कि कुछ भी मैंने आपके लिए वैल्यू एडिशन किया है तो। और कमेंट में आप अपनी क्वेरी जरूर मुझे लिख सकते हो। कमेंट में अगर आपको और कोई क्वेरी है तो मुझे जरूर लिख सकते हो, मैं कुछ नए वीडियोस के साथ आऊंगा, उन क्वेरीज को भी एंटरटेन करूंगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जय चावला इज जस्ट अ कॉल अवे। मैं आपके साथ हूं, आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझसे बात कर सकते हो, मैं अवेलेबल हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।